हेलो डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल ही सीबीएसई ने डेट अनाउंस कर दिया है फाइनल एग्ज़ाम का आपके, दैट इज़ 26 अप्रैल। हमें जम के रिवीजन करना है, चैप्टर को प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश और एसएसटी के प्रिपरेशन के लिए, फुल प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट या फिर कोई गाइड या फिर नोट्स की कोई प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है पर डे एक वीडियो डेली आएगा जो कि या तो इंग्लिश या तो एसएसटी से जुड़ा होगा। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कुर्ग। एवरीडे हम लोग एक चैप्टर देखते आ रहे हैं और हर चैप्टर एक दिन में एक चैप्टर पर एक वीडियो आएगी, जो कि हर चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए 2012 का आया है, 16 का आया है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकता है, वो प्रीवियस ईयर के साथ हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो कि सीबीएसई के लेवल का होना चाहिए। अभी का सीबीएसई का जो लेवल है ना, वो पहले से थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा टफ हो चुका है। ठीक है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। पहले क्या था कि पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते थे और उसका ही पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते थे उसको हम लोग पढ़ के जाते थे, वही एग्जाम में पूछते, डायरेक्टली एकदम आता था। अब वैसा रहा नहीं, अब क्या है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें उसी टाइप का भी प्रिपरेशन भी करना होगा। तो क्वेश्चन के लेवल को समझते हुए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आंसर को किस प्रकार लिखना है। ठीक है, आंसर क्योंकि इस बार आपको लिखना है, अब तो टिक मारने वाला समय खत्म हो गया। दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में हम आपको खुद से लिखना होगा, तो आंसर किस प्रकार क्रिएट होगा वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ डिस्क्राइब कुर्ग्स वेदर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कुर्ग चैप्टर मैंने पहले पढ़ाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं। कुर्ग का वेदर को पहले बताना है। डिस्क्राइब कुर्ग्स वेदर, व्हेन इज इट मोस्ट प्लीजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग। मतलब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक नहीं दो क्वेश्चन है। 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है, दो सीबीएसई का। पहला क्वेश्चन है कुर्ग के वेदर को एक्सप्लेन कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब, व्हेन मतलब कब इट इज़ मोस्ट प्लीजेंट, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन मौसम रहता है टूरिस्ट को विजिट करने के लिए कुर्ग में। दो सवाल है। तो पहला सवाल हम लोग का वेदर कैसा होता है, तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा था बताया था, जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है, साउथ के साइड है। ठीक है, इधर कर्नाटका है, कर्नाटका में एक स्थित है यहाँ पर कुर्ग। ठीक है, तो इधर जो हमारा रेनी एरिया है इधर का, ठीक है, जो घाट्स है हमारे, ईस्टर्न घाट्स हैं वेस्टर्न घाट्स हैं ना, दोनों साइड। तो ये जो है खास करके ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर रिसीव किया जाता है, जो कि कहा जाता है कि यहाँ के फॉरेस्ट जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ होती है वहाँ पर बारिश खूब होता है। ठीक है, तो रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कह सकते हैं यहाँ का जो वेदर है वो रेनी वेदर है। ठीक है, मौसम जो है वो बारिश काफ़ी ज़्यादा होता है, सालों भर बारिश होती है। और जो सालों भर बारिश होती है उस वक्त तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, लेकिन टूरिस्ट का आने का जो बेहतर टाइमिंग है वो होता है, आपको बुक में भी दिया होगा, सितंबर महीने से लेके मार्च के महीने तक। ठीक है, तो ये सितंबर महीने से मार्च के महीने के बीच में जो होता है वो टूरिस्ट ज़्यादातर विजिट करते हैं। ठीक है, हालांकि इस बीच भी थोड़े बहुत शावर्स होते हैं। ठीक है, शावर्स मतलब बारिश होती है, तो लेकिन वो मौसम को और सुहाना बना देती है और बेहतर बना देती है घूमने लायक। ठीक है, हल्की फुल्की बारिश। तो ये दो आंसर आपको मिल गए हैं। पहला आपको देखिए दो है, तो आप पैरा चेंज करके लिखिएगा। कुर्ग के वेदर को डिस्क्राइब कीजिएगा। कुर्ग जो है वो कर्नाटका में सिचुएटेड है, जो कि आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल बहुत अधिक होती है। सो इट हैज़ अ रेनी वेदर। ये सब बातों को आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके फिर आप पैरा चेंज करके लिखिएगा। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर टू मार्च। ठीक है, इस तरह से इट इज़ द मोस्ट प्लीजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग। ख़त्म। इस तरह से दोनों आंसर हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू कुर्ग्स लोकेशन, पीपल एंड नेचुरल फीचर्स एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 2016 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डू कुर्ग्स लोकेशन, कुर्ग का क्या पूछा है, पहले लोकेशन पूछा है, दूसरा वहाँ के लोग, पीपल पूछा है, फिर नेचुरल फीचर्स क्या क्या हैं वो पूछा है। ऐड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। काफ़ी डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि मतलब बहुत चीज़ों की वैरायटी आपको कहीं पर अगर मिले तो आप कह सकते हैं कि वो डाइवर्स है, डाइवर्सिटी है वहाँ पे। हमारे भारत में तो है ही। भारत में क्या क्या चीज़ की वैरायटी है, यहाँ पर लैंग्वेज है, कास्ट है, कलर है, ठीक है, रिलीजन है, प्लेसेस हैं, कल्चर है, फेस्टिवल्स हैं, बहुत वैराइटीज़ हैं। तो ये वैरायटी में ऐड करने का काम करता है कुर्ग, क्योंकि कुर्ग अपने आप में एक वैरायटी से भरा हुआ प्लेस है।
तो इसके बारे में कैसे ऐड करता है, तो इसके बारे में आपको 3 पॉइंट्स पर काम करना। पहला, कुर्ग का लोकेशन बताना है, पीपल बताना कैसे लोग हैं, और नेचुरल फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट में बांट दिया, तीनों पार्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको। सबसे पहले आप इस तरह से आंसर को अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे वो डाइवर्सिटी को ऐड करता है। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। ठीक है, इंडिया इज़ अ कंट्री विथ डाइवर्सिटी, ऐसे लिख सकते हैं। इट हैज़ वेरिड कल्चर, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, ये सब आप लिख सकते हैं। एंड कुर्ग ऑल्सो ऐड मेनी फीचर्स टू दिस डाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ तक आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बोल देना है। इफ़ यू वांट यू कैन चेंज द पैराग्राफ ऑल्सो। ये बेसिकली आप लॉन्ग टाइप के लिए पूछा जा सकता है। पहले लोकेशन को बताते हैं, लोकेशन क्या है इसमें। तो कुर्ग का लोकेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कुर्ग कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये कैसा डिस्ट्रिक्ट है, शहर तो है नहीं, ये रूरल है। ठीक है, गाँव का एरिया है, रूरल डिस्ट्रिक्ट है। ये हो गया। कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन बुक में आपको चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है आपने देखा होगा, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन, 2 प्लेस का नाम दिया होगा, मैसूर एंड मैंगलोर। कहाँ कहाँ पर है, मैसूर एंड मैंगलोर, इन दोनों जगहों के बीच में ये स्थित है। पहला काम खत्म, लोकेशन हमने बता दिया कि ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, गांव है, रूरल एरिया है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर प्लेस्ड है, बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। खत्म। अगला पॉइंट क्या है, पीपल। पीपल की जब बात की जाए तो यहाँ के लोग हैं उनको हम लोग कोडावूज कहते हैं। कोडावूज या कोडागूज, कहीं कहीं पे GUS भी है, दोनों सेम है। ठीक है, कोडावूज या कोडागूज इन्हें कहते हैं। ये किस टाइप के लोग हैं, ये लोग मार्शियल लोग हैं। ठीक है, देखिएगा वहाँ लिखा होगा मार्शियल। मार्शियल का मतलब था जो युद्ध कला में काफ़ी निपुण होते हैं। ठीक है, तो उनका जो नस्ल है, नस्ल का मतलब इंग्लिश होता है रेस, ये दौड़ने वाला रेस नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये नस्ल है, मतलब किस प्रकार के लोग हैं। तो कैसा रेस है इनका, मार्शियल रेस है लोगों का। हालांकि युद्ध कला में बहुत निपुण है, लेकिन ये लोग बाय नेचर बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो बाय नेचर अच्छे लोग हैं, तो उनकी हॉस्पिटैलिटी काफ़ी शानदार है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब वर्ड को अच्छे से यूज़ करना है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब कन्फ्यूज मत होइए, सर हॉस्पिटल के बारे में क्या बता रहे हैं आप। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जब कोई मेहमान आता है तो उसकी मेहमान नवाजी करना, देखभाल करना, दैट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। तो इसमें वो लोग काफ़ी अव्वल है, काफ़ी बेटर है। ठीक है, तो ये हो गया पीपल। पीपल के बारे में हमने क्या क्या देखा कि दैट द कोडावूज बिलोंग टू मार्शियल रेस एंड दे आर वेरी वेल नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, दे आर वेरी गुड बाय बिहेवियर। ठीक है, ये सब हम लोग लिख देंगे। अब आता है नेचुरल फीचर्स। देखिए नेचुरल फीचर्स में चैप्टर में बहुत कुछ बताया गया है, बट सारा कुछ हम लोग आंसर में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट का। हर क्वेश्चन के बगल में वर्ड लिमिट दिया होगा कि यू हैव टू राइट द आंसर बिटवीन 80 to 120 और 80 to 100 वर्ड्स, ऐसा दिया रहता है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ज़्यादा लिखने पर भी ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा, कम लिखने पर भले कट जाएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा जाना भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम लोग लिमिटेड आंसर लिखेंगे, लिमिटेड चीज़ों को लिखेंगे। नेचुरल फीचर्स के बारे में क्या लिख सकते हैं, नेचुरल फीचर्स उसमें प्राकृतिक चीज़ें क्या क्या है, तो काफ़ी पहाड़ी एरिया, हिल स्टेशन है, सो इट हैज़ हिल्स। ठीक है, और अच्छा से ऐड करना तो लिख सकते हैं मिस्टी हिल्स। कैसा हिल्स है, मिस्ट है वहाँ पे, धुंध कुआसा रहता है वहाँ पे, मिस्टी हिल्स है वहाँ पर। चलिए, हिल्स हो गया, और वहाँ पर आपके वैली है, ग्रीन वैली। ठीक है, ग्रीन तो रहेगा ही, क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि बारिश खूब होती है वहाँ पे। ग्रीन वैली है, घाटी जो है, वैली मतलब घाटी, काफ़ी ग्रीन है। फॉरेस्ट है वहाँ पर, कैसा फॉरेस्ट है वो बता सकते हैं आप लोग कि वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है। बस कॉमा दे दे के सब लिख देना, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एकदम आंसर परफेक्ट बन जाएगा ऐसे आपका। और कुछ आप चाहे तो देखिए, जानवरों के नाम दिए गए, काफ़ी एनिमल्स के नेम हैं, तो उसमें से 2-3 कुछ भी लिख सकते हैं। एलिफेंट, लंगूर, ये सब लिखा होगा। बर्ड्स के कुछ नाम हैं। ठीक है, फ़िश के कुछ नाम है, एक महासीर करके वाटर फिश है, वो सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। वहाँ पर एक हिल है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी हिल। ठीक है, तो इन सब को आप ऐड कर दीजिए, आपका एक काफ़ी अच्छा नेचुरल फीचर्स का आंसर बन जाएगा। सो दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज़ कुर्ग फेमस अमंग द टूरिस्ट। ये टूरिस्ट के बीच में काफ़ी फेमस क्यों है, तो इसमें हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। पहले के जो, अभी के जो ऊपर के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, उसमें हमने देखा था
कि इसमें कि टूरिस्ट के लायक काफ़ी कुछ था, घूमने लायक, अच्छा वेदर था। वेदर के बारे में हमने पढ़ा ना कि सितंबर से मार्च का जो महीना होता है काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि वेदर जो होता है बहुत सुहाना होता है, बहुत बेहतर होता है। तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस कुर्ग इज़ वेरी गुड फॉर द टूरिस्ट। दे यूजुअली कम टू विजिट द प्लेस ड्यूरिंग दीज मंथ सितंबर टू मार्च। अच्छा, इसके अलावा ये एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन मतलब घूमने की जगह, मतलब टूरिस्ट प्लेस, तो ये आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। और वेदर हमने बता ही दिया। हाँ, एक चीज़ और इसमें काफ़ी दिया हुआ है कि जो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलते हैं, मतलब एडवेंचर के शौकीन हैं, ठीक है, जैसे कि पहाड़ वगैरह पे चढ़ना है ना, ट्रेकिंग बोलते हैं उसको। फिर नदी पे काफ़ी रिवर है, कावेरी रिवर है वहाँ पर, तो कावेरी रिवर बहता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है, वहाँ देखने लोग जाते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एडवेंचर के जो शौकीन होते हैं तो उसमें कुछ कुछ गेम के नाम भी आपको बुक में मिलेंगे, ठीक है, आप चाहें तो वहाँ से पिक कर लीजिएगा। जैसे कि ट्रैकिंग होगा उसमें, TREKING, ठीक है, ट्रैकिंग होगा। रिवर, RIVER, रिवर राफ्टिंग, RAFTING, ठीक है, ये सब वर्ड का स्पेलिंग आपको अच्छे से लिखना है। कैनोइंग, ठीक है, कैनोइंग। तो ये सब कुछ स्पोर्ट्स है, कुछ गेम्स हैं, ठीक है, वो जो कि एडवेंचर, कुछ थोड़े रिस्की होते हैं, और जो लोग इन्जॉय करते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो लोग थोड़ा रिस्क लेके ये सब खेलना पसंद करते हैं। तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत नेचुरल चीज़ें जो अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, क्लाइमेट के बारे में जो हमने पढ़ा था अभी, वो आप ऐड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, ठीक है, 2 मार्क्स का पूछा है, सिंपली 2-3 चीज़ लिख के हट जाना है, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। 4 या 5 मार्क्स आ रहा है तब आपको थोड़ा सोचना है कि 2-3 चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आई हैव गिवन मेनी ऑप्शंस फॉर राइटिंग, यू कैन राइट दिस। आप लोग चाहे तो कमेंट में अपने आंसर को, एक आंसर क्रिएट कीजिए और उसको कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। व्हेन आई विल सी योर कमेंट, उसको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर रिप्लाई करके कि यहाँ पर क्या मिस्टेक है, या ये बेहतर है, या आप इसको और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ प्रीवियस ईयर का मैंने पिक किया है, और कुछ जो मुझे लगा मेरे हिसाब से कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी इसमें डाला गया है। गिव अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कुर्ग। कुर्ग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, और इसको और करके दिया, मतलब अलग ढंग से पूछ सकता है। फ्रॉम हुम हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग डिसेंडेड एज पर द लीजेंड। लीजेंड का मतलब यहाँ पे स्टोरी को बोल रहा है, कि वो कुछ कुछ कहानियाँ होती हैं जो कि लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं कि हम लोग कैसे आए, हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं, इनको लेजेंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये लीजेंड के अनुसार ये इनहेबिटेंट्स हैं। इनहेबिटेंट्स मतलब जो लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो लोग कहाँ के डिसेंडेंट हैं। डिसेंडेंट मतलब कहाँ से आए हैं, इनके पूर्वज कहाँ के थे, ठीक है। या तो ये कहा जाए, या तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सिंपली पूछा जाए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इनका क्या है। तो ये दोनों में आपको लिखना होगा, मैटर सेम ही, ठीक है। देखिए, जहाँ तक रही बात डिसेंट की, तो इसके लिए 2 थ्योरीज यहाँ पे दी गई थी, है ना, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था। पहला था कि ये लोग ग्रीक शायद लगता है ये लोग ग्रीक से आए हैं, ग्रीस से आए हैं, ये लोग ग्रीक डिसेंट के हैं। और दूसरा है अरब, ठीक है। तो ग्रीक और अरब दोनों के लिए अपना अपना स्टोरी दिया हुआ है ना, आपको याद होगा। ग्रीक के लिए क्या स्टोरी दिया हुआ था, तो ग्रीक के लिए स्टोरी दिया हुआ था कि ग्रीक का राजा था, जो ग्रीस का जो अलेक्जेंडर था, वो अलेक्जेंडर की आर्मी जो थी, अलेक्जेंडर की जो सेना थी, उसका एक टुकड़ा था, ठीक है, एक अ पार्ट ऑफ आर्मी, वो इंडिया आया। क्योंकि अलेक्जेंडर तो इंडिया अंदर आ नहीं पाया, प्रवेश नहीं कर पाया था, लेकिन उसका सेना का एक टुकड़ा इंडिया आता है, और वो इंडिया के कोस्टल रीजन से, जैसे कि ये कोस्टल है, ऐसे होते होते वो नीचे आ जाता है, साउथ में आ जाता है, और यहाँ पे आके जब वो लोग देखता है कि वापस जा पाना पॉसिबल नहीं है, तब वो लोग यहीं पर बस जाते हैं और यहीं के इनहेबिटेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या प्रूफ है, तो इसका प्रूफ ये है कि इनके जो रिचुअल्स हैं, जो इनका नियम धर्म है, जैसे शादी ब्याह जब होता है और रिचुअल्स होते हैं, उनका जो तरीका है वो इंडिया के बाकी प्लेस से बिल्कुल ही डिफरेंट है, एकदम सिमिलर नहीं है इंडिया के चीज़ों से। तो ये काफ़ी हद तक ग्रीस की परंपरा से मिलता है। ये एक थ्योरी है इसके बारे में। दूसरा थ्योरी है कि इनका कपड़ा, ठीक है, इनका जो कपड़ा है, कपड़े को क्या बोलते हैं, कूफिया, ये लोग कूफिया कहते हैं। और अरब के जो लोग होते हैं, अरबियन साइड के, जो मिडिल ईस्ट साइड के लोग होते हैं, वो लोग एक जो ड्रेस पहनते हैं उसको कूपिया कहते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सिमिलर है दोनों,
नाम सिमिलर सिर्फ नहीं है, देखने में भी सिमिलर है, ठीक है। ये लोग ब्लैक लॉन्ग एक ड्रेस पहनते हैं, एक बेल्ट होता है, ठीक है। वो बेल्ट इस तरह से निकला होता है, वो एम्ब्रॉयडरी किया रहता है, डिज़ाइन बना हुआ होता है। यही ड्रेस को कुफिया या कुफिया कहते हैं। इससे समझ में आता है कि ये लोग अरब के लोग मालूम पड़ते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को 2 पैरा में लिखिएगा। पहला में ग्रीक वाला स्टोरी दे दीजिएगा, दूसरे में आप लोग वो अरब वाला स्टोरी दे दीजिएगा। दोनों मिला के आंसर बनाइए, ठीक है। सो दैट्स ऑल यू हैव टू डू हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Kyrgyz are the descendants of the Greeks or the Arabs and are able to maintain their traditional practices. Do you agree that following these practices today is important? Why or why not? कहते हैं यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन लंबा देख के डरना नहीं है, ठीक है। समझना है कि क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि मैंने बेकर फ्रॉम गोवा का जो वीडियो बनाया था उसमें भी ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला था, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे थे। तो कुर्गीज़ जो है यहाँ के जो डिसेंडेंट्स हैं, जो ग्रीक हैं और अरब है, जो मैंने 2 स्टोरी आपको बताई उसी को बस यहाँ पे लिख दिया है। एंड आर स्टिल एबल टू मेंटेन देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। आज भी वो लोग अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को मेंटेन करके रखे हुए हैं। क्या आप एग्री करते हैं दैट फॉलोइंग दिस प्रैक्टिसेस टुडे इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आज भी इनको अपनी परंपरा को निभाना चाहिए? वाई और वाई नॉट। देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ों को पूछा है। पहले तो आपको ये बताना है कि ग्रीक और अरब का जो इंसिडेंट था उसको थोड़ा सा, इसको शॉर्ट में यहाँ बताना है, एकदम लॉन्ग वे में नहीं, शॉर्ट वे में हल्का हल्का दोनों के बारे में बताना है। ग्रीक का क्या लॉजिक है और अरब का क्या लॉजिक है। फिर बता के बोलिएगा कि हम लोग जानते हैं कि वो लोग आज भी इसको दे आर एबल टू मेंटेन देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस स्टिल टुडे, और दे आर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, आवर कल्चर इज़ आवर आइडेंटिटी। यही कल्चर ही हमारी पहचान है। अगर हम लोग अपने कल्चर को ही भुला देंगे तो क्या फ़र्क रहेगा कुर्ग के लोग और इंडिया के बाकी लोगों में? आज इनमें डिफरेंस है, तभी ना हम लोग इनको स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं और इतना कुछ इनके बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे जैसे ये कुल मिल जाएंगे तो कोई फ़र्क रहेगा? ठीक है, ये कॉमन बन जाएंगे। तो कॉमन नहीं बनना, हमें अपने कल्चर को जो भी है, भले ही थोड़ा अजीब लगे, आपको थोड़ा समय के साथ लगे कि ठीक नहीं है, फिर भी हमें उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंस को दिखाया है, ठीक है। तो आपको इस पर कहना यस आई एग्री बिकॉज the practices, the rituals, the culture that we possess, that we have is our real identity, and that is what makes us different from others, and that is the beauty of India। ठीक है, आप इतनी अच्छी अच्छी बातों को यहाँ पर लिख सकते हैं, बस यही इसमें करना है। लास्ट है आज का क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग गुरु मंत्र देखेंगे। गुरु मंत्र में आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपको इस चैप्टर से। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ कुर्ग रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी? अच्छा क्वेश्चन है। कुर्ग एक रेजिमेंट है हमारे आर्मी में। आर्मी में काफ़ी रेजिमेंट होते हैं, जैसे राजपूताना रेजिमेंट है, ठीक है, बिहार रेजिमेंट है, अलग अलग रेजिमेंट होते हैं उसमें, ठीक है। तो पंजाब रेजिमेंट है, उसी तरह कुर्ग रेजिमेंट भी एक होता है। तो कुर्ग रेजिमेंट जो है वो, उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सेना में? ये शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में बुक में भी नहीं दिया हुआ है, ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। तो कहना है कि इसका काफ़ी एक अच्छा रिस्पेक्टेबल प्लेस है, पोजीशन है, काफ़ी इज्जतदार है, ऑनरेबल है, और ये वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स इन आवर आर्मी, ये दिया हुआ है। और एक आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता सकते हैं कि हमारे जो फर्स्ट आर्मी चीफ रहे, हमारे सेना के फर्स्ट आर्मी चीफ, जिनका नाम था जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा, CARIAPPA, ठीक है। तो जनरल करियप्पा जो थे हमारे फर्स्ट आर्मी चीफ, वो कहीं और के नहीं, वो कुर्ग के ही थे, ठीक है। ये काफ़ी शान की बात है इन लोगों के लिए, और उनका एक अलग से रेजिमेंट भी इसके लिए बना हुआ है, ठीक है। तो इन फैक्ट्स को आप बताइएगा, इस तरह से हम लोग आंसर कर देंगे। चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर गुरु मंत्र। गुरु मंत्र में आपको बताऊंगा कुछ 3-4 पॉइंट्स जो अगर आप इसको इस चैप्टर में अच्छे से कर लेते हैं, सो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। एग्जाम में कुछ भी पूछेगा तो आप उसको मिला जुला कर एटलीस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर बताऊँगा। पहला पॉइंट यहाँ पर कि जो कुर्ग है, इसका प्लेस, इसका लोकेशन, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको इसको शॉर्ट वे में समझ लेना है, ठीक है, अच्छे से। दूसरा कि जो डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, जो डिसेंट की जो स्टोरीज़ है, ये लोग कहाँ से आए, जो 2 थ्योरीज मैंने आपको बताई, एक अरब वाली और एक ग्रीस वाली, ठीक है, ये दोनों काफ़ी अच्छे से आपको करना है, अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आती है बात
कि इनके यहाँ के लोग कैसे होते हैं, ठीक है, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, तो ये बहुत हल्का सा ही दिया है। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इनकी काफ़ी अच्छी रहती है, वो लोग मार्शल रेस के होते हैं, उनका कपड़ा कैसा होता है, ये सब आइडेंटिटी। जैसे पूछेगा व्हाट मेक्स द कुर्गिज डिफरेंट, ठीक है, क्या उन्हें अलग बनाता है, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं वो किस टाइप के लोग हैं, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। चौथा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो अलग अलग आप इसको पैराग्राफ वाइज नोट्स बना के बांट सकते हैं अलग अलग चीज़ों को। पहला है कि जो जो नेचुरल चीज़ों के बारे में बताया है कि यहाँ पर क्या है, तो एक एनिमल का जितना नाम दिया हुआ ना, एनिमल का लिस्ट एक जगह लिख लीजिए। बर्ड्स के नाम दिए हुए हैं उसको लिस्ट लिख दीजिए। जो जो प्लेसेस है घूमने के, टूरिस्ट प्लेस है, जैसे कि ब्रह्मगिरी पर्वत है, कावेरी रिवर है, और घूमने की जो जो प्लेसेस हैं उनको एक लिस्ट बना लीजिए और इनको एक एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जब आए तो आप लोग इसको अच्छे से लिख सकें। इतना कर लेंगे, ये 4 पॉइंट कर लेंगे, सो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा सो यू कैन ईजिली आंसर दैट। ओके, सो अगला वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टी फ्रॉम असम, जो कि कल आएगी, ठीक है। सो टिल देन, इफ़ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, इफ़ यू लाइक द कॉन्सेप्ट of making the answer, so do like the video, share to your friends and subscribe to my channel Total English. Thank you so much. We'll meet tomorrow.